हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के साथ में बात करूंगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। लास्ट टर्न पर मैंने आप लोगों को 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में जनरल चीज़ें बताई थी। अब हम डिटेल के अंदर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। यदि मैं डिटेल में यहां पर बात करूं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है इसके बारे में वी टेकर ने बताया। इस क्लासिफिकेशन के बारे में किसने बताया था? आर.एच. वी टेकर ने बताया था। और इस क्लासिफिकेशन का जो बेस है, इसका बेस, इस क्लासिफिकेशन का आधार क्या है? पहला आधार है नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स की संख्या के आधार पर, यानी कि ऑर्गेनिज्म आपका यूनिसेल्युलर यानी एक कोशिकीय है या ऑर्गेनिज्म आपका मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकीय है, कि जीव जो है वो एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय। दूसरा हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, कि सेल का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेल आपकी प्रोकैरियोट्स है या सेल जो है वो यूकैरियोट्स है। दूसरा आधार 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का ये है। और मैं तीसरे आधार की बात करता हूं। तीसरे आधार की बात करूं तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। तीसरा आधार है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कह दीजिए या आप लोग कह दीजिए कि पोषण के आधार पर, यानी कि न्यूट्रिशन, यानी कि ऑर्गेनिज्म जो है वो आपका ऑटोट्रॉफिक है या ऑर्गेनिज्म कैसा है, हीटेरोट्रॉफिक है, यानी कि ऑर्गेनिज्म स्वपोषी है। ऑर्गेनिज्म कैसा है? स्वपोषी है। या ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसा है? विषमपोषी है। यानी कि हम लोग यहां पर बात करेंगे कि ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक है या हीटेरोट्रॉफिक। तो यहां पर मैंने आपको 3 आधार बताए। 3 आधार में एक तो बताया नंबर ऑफ सेल्स, एक बताया कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल्स और एक बताया न्यूट्रिशन के आधार पर। अब हम लोग आगे बात करते हैं। आगे यदि हम लोग बात करें तो यहां पर यदि आप लोग देखें, यहां पर यदि हम लोग देखें कि 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है, इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम यहां पर 5 किंगडम बनाते हैं। 5 किंगडम हम लोग कौन कौन से बनाएंगे? पहला बनाते हैं हम मोनेरा, दूसरा बनाते हैं प्रोटिस्टा, तीसरा बनाते हैं फंजाई, प्लांटी, एनीमेलिया। क्या बनाते हैं? एनीमेलिया। अब हम लोग यहां पर बात करें कि कैरेक्टर क्या लेंगे। कैरेक्टर हम लोग क्या क्या लेंगे? पहला कैरेक्टर लेंगे नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स की संख्या के आधार पर। सेल्स की संख्या के आधार पर लें।
तो देखिए मोनेरा जो है वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। प्रोटिस्टा भी कैसे होंगे, यूनिसेलुलर होंगे। फंजाई जो है वो कैसी होती है, मल्टी सेलुलर होती है। कैसी होती है, मल्टी सेलुलर। प्लांटी कैसे होते हैं, ये भी आप लोग बताएंगे, मल्टी सेलुलर। एनिमेलिया भी कैसे होते हैं, ये भी आप लोग बताएंगे, मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकीय होते हैं। यानी कि हम लोग कह सकते हैं मोनेरा और प्रोटिस्टा तो एक कोशिकीय होते हैं, जबकि फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया ये बहुकोशिकीय या मल्टी सेलुलर होते हैं। दूसरा यहां पर हम लोग बताएंगे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल, यानी कि सेल की कॉम्प्लेक्सिटी की सेल कैसी है। सेल यहां पर आप लोग बताएंगे मोनेरा में सेल कैसी होगी, प्रोकैरियोट्स होगी। कैसी सेल होगी, प्रोकैरियोट्स। जबकि प्रोटिस्टा के अंदर सेल कैसी होगी, यूकैरियोट्स। आपका फंजाई भी कैसा है, यूकैरियोट्स। प्लांटी भी कैसा है, यूकैरियोट्स। और एनिमेलिया भी जो है वो कैसा होगा, आपका यूकैरियोट्स होगा। देखिए तीसरा कैरेक्टर बताने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहां पर, चूंकि आपको डिस्कस भी करना पड़ेगा कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, इसको समझना भी हमारे लिए जरूरी है। तो हम लोग देखें यहां पर कि एक तरफ तो हम लोग लिखते हैं प्रोकैरियोट्स, एक तरफ हम लिख दें यूकैरियोट्स। क्या क्या लिखेंगे, एक तरफ तो प्रोकैरियोट्स और एक तरफ क्या लिखेंगे, यूकैरियोट्स। देखिए नाम से पता लग रहा है, नाम से क्या पता लग रहा है, प्रोकैरियोट्स। नाम से ही पता लग रहा है, दो शब्द आते हैं, एक तो आता है प्रो और एक शब्द आता है कैरियोट्स का मतलब कैरियोन। और कैरियोन का मतलब क्या होता है मित्रों, न्यूक्लियस, केंद्रक। और प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब होता है आदिम प्रकार का। तो यहां पर आप लोग बताएंगे ऐसी कोशिकाएं जिनमें आदिम प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स कहते हैं। यानी कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस, आदिम प्रकार का केंद्रक यहां पर देखने को मिलता है। अब ये जो न्यूक्लियस, एक्चुअल में इस न्यूक्लियस का कैरेक्टर क्या है, तो यहां पर आप लोग बताएंगे कि जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर आप लोग यहां पर बताएंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि केंद्रक झिल्ली जो है वो एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। दूसरा आप लोग यहां पर बताएंगे न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का मतलब केंद्रिका। यहां पर केंद्रिका भी आप लोग बताएंगे एब्सेंट होती है। केंद्रिका भी क्या होती है, एब्सेंट। केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका दोनों अनुपस्थित होती हैं। और यहां पर आप लोग बताएंगे डीएनए के साथ स्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे कि डीएनए के साथ में स्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। क्या क्या बताया, केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका एब्सेंट हैं, यहां पर डीएनए के साथ में स्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब यहां पर अगर हम लोग बात करें कि भाई डीएनए जो है, डीएनए के साथ में आप लोग यहां पर बताएंगे कि डीएनए के साथ में स्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। यानी कि डीएनए के साथ जो है वो आप लोग यहां पर बताएंगे स्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बात करूं कि साहब डीएनए के साथ में स्टोन प्रोटीन तो है नहीं, अगर मैं यहां पर सेल को देखना चाहूं कि भाई वो सेल कैसी दिखाई देती है, तो हम लोग यहां पर देख सकते हैं
ये जैसे कोई प्रोकैरियोटिक सेल है, इस प्रोकैरियोटिक सेल में हम लोग बनाते हैं, जैसे सेल वॉल बना दी हमने। ये जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए क्या हो गया, सेल वॉल हो गया। और ये मान लीजिए क्या हो गई साहब, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। और ये मान लीजिए कि इसका मीजोसोम्स हो गया। और इसके अंदर देखें तो ये डीएनए है, डबल स्ट्रैंड डीएनए, जो कि किस फॉर्म में पाया जाता है, सर्कुलर फॉर्म में। अब मैं यहां पर बताऊं आपको तो थोड़ा सा कम समझ सकते हैं। ये यहां पर क्या है, सेल वॉल, ये यहां पर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये यहां पर क्या कहलाएगा, सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए। ये जो सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए है, इसी को हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम। क्या कहते हैं इसको, बैक्टीरियल क्रोमोसोम कहते हैं। और इसकी संख्या कितनी होती है, 1। आप लोगों से आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर सवाल भी पूछा गया था कि ई कोलाई के अंदर क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 1। तो एक्चुअल में क्रोमोसोम क्या है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम, और इसी को हम लोग नाम देते हैं न्यूक्लियोइड, या इसी को हम लोग मित्रों बोलते हैं जीनोफोर। क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियोइड भी कह सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जीनोफोर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इसको जीनोफोर भी कह सकते हैं, या इसी को न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। और ये जो एक आर्टिफैक्ट स्ट्रक्चर है, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, मीजोसोम्स बोलते हैं, जो कि किस में हेल्प करती है, रेस्पायरेशन में, ऐसा माना जाता है। लेकिन ये आर्टिफैक्ट स्ट्रक्चर है, लिविंग जो बैक्टीरिया है उसके अंदर मीजोसोम्स देखने को नहीं मिलता। तो मैं अभी आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि यहां पर सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए है, इस डीएनए के साथ स्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। इस प्रकार का जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहते हैं। क्या बोलेंगे मित्रों, इसको प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहते हैं। अब हम लोग अपनी पिछली स्लाइड पर आते हैं। यूकैरियोट्स। देखिए यूकैरियोट्स की बात करें तो यहां पर आप लोग बताएंगे एडवांस, या आप लोग बताएंगे वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। इनमें क्या पाया जाता है, एडवांस, या आप लोग बताएंगे वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। ये जो एडवांस या वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में आप लोग बताएंगे यहां पर कि इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, साथ में आप लोग बताएंगे न्यूक्लियोलस, ये दोनों यहां पर क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। यहां पर आप लोग बताएंगे डीएनए जो है कैसा होता है, लीनियर होता है, रेखीय होता है। और यहां पर डीएनए के साथ में आप लोग बताएंगे स्टोन प्रोटीन उपस्थित होती है। डीएनए के साथ क्या पाई जाती है, स्टोन प्रोटीन, जबकि यहां पर स्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। ये बेसिक डिफरेंस है जो हम लोगों को ध्यान रहे। अब जैसे आप लोग इधर देख रहे थे, जैसे मैं फॉर एग्जांपल के लिए एक सेल बनाता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने कोई एक एनिमल सेल का डायग्राम बना दिया। अगर आप लोग देखें इस सेल के अंदर, यहां पर यदि आप लोग देखें तो फॉर एग्जांपल के लिए ये मैंने बनाया, यहां पर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये इसके अंदर यहाँ पर ये क्या हो गया, डीएनए हो गया। और यहीं पर आप लोग बता सकते हैं कि इसके अंदर ये न्यूक्लियोलस,
ये हमने क्या बना दी, केंद्रिका बना दी। क्या बना दी, केंद्रिका। और इसी के साथ में हम लोग ये जैसे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी बना सकते हैं। ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी हमने बना दिए। ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हो गए। तो यहां पर अगर आप लोग देखें तो ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहां पर अगर आप लोग देखें तो ये क्या है, न्यूक्लियोलस। ये यहां पर क्या हो गया, न्यूक्लियोलस। और ये क्या है, गोल्जी बॉडी। ये क्या है, लाइसोसोम। ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अगर इसको देखें तो इसको आप लोग क्या बोल सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। मैं यहाँ पर ज़्यादा डायग्राम को डिस्क्राइब नहीं कर रहा, मैं एक बेसिक चीज़ के बारे में बातचीत करना चाह रहा हूँ कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस कैसा होता है और यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस कैसा होता है। ये हम डायग्रामेटिक रूप से भी इन चीज़ों को समझ सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। अगर आप नेक्स्ट स्लाइड पर देखें तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आप लोग देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस की बात कर रहे थे। तो सेकंड डिफरेंस देखें तो यहां पर बताएंगे साहब, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट। यहां पर झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित होते हैं, यानी कि झिल्ली युक्त कोशिका अंगक नहीं पाए जाते। मतलब गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब यहां पर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। जबकि इधर क्या बताएंगे, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स यहां पर बताएंगे प्रेजेंट। यहां पर आप लोग बताएंगे गोल्जी बॉडी, ईआर, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। यहां पर ये सब क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अगला कैरेक्टर देखें, थर्ड नंबर पे अगला कैरेक्टर हम लोग बताएंगे किसका, राइबोसोम। यहां पर 70S राइबोसोम पाया जाता है, जिसकी 2 सब यूनिट हैं। एक आप लोग बताएंगे साहब 30S और एक बताएंगे 50S। ये कहलाती है स्मॉल सब यूनिट, जबकि ये कहलाती है लार्ज सब यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम पाया जाता है वो राइबोसोम आपका कौन सा पाया जाता है, 70S पाया जाता है। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर अगर राइबोसोम को देखें, यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम है, यूकैरियोट्स के राइबोसोम की बात करें तो ये कितना होता है, 80S। और 80S को यदि देखें तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो 40S, एक आप लोग बताएंगे 60S। 40S जो होगा ये होगा आपका स्मॉल सब यूनिट, जबकि 60S जो है ये होगा आपका लार्ज सब यूनिट। तो हमने यहाँ पर राइबोसोम का डिफरेंस भी देखा। एक डिफरेंस मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पर इसमें 0+9 का पैटर्न पाया जाता है। यानी कि यहाँ पर आप लोग बताएंगे कि फ्लैजिला जो है, जब हम फ्लैजिला या फ्लैजिलम का टीएस काटते हैं तो 0+9 का पैटर्न देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पर 2+9 का पैटर्न देखने को मिलता है। तो ये सामान्य डिफरेंस जो है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के डिफरेंस हैं, जो कि हम लोगों को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बताने होते हैं। फिर मैं लास्ट स्लाइड के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा यहां पर कि हम लोगों ने
तीसरा जो डिफरेंस यहां पर करेंगे, वो तीसरा जो डिफरेंस करेंगे वो किसके आधार पर करेंगे? न्यूट्रिशन के आधार पर करेंगे। किसके आधार पर करेंगे? न्यूट्रिशन के आधार पर। हमने क्या क्या बनाया था? मोनेरा, क्या बनाया था? प्रोटिस्टा, क्या बनाया था? फंजाई, क्या बनाया था? प्लांटी, क्या बनाया था? प्लांटी, क्या बनाया था? एनीमेलिया। अब न्यूट्रिशन की बात करें तो मोनेरा जो है वो आपके ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, स्वपोषी, और ये आपके कैसे होते हैं? हीटेरोट्रॉफिक भी होते हैं, यानी कि स्वपोषी भी होते हैं और विषमपोषी भी होते हैं। और अगर मैं इनके एग्जाम्पल्स की बात करूं, मोनेरा का एग्जाम्पल क्या क्या आएगा? मोनेरा के अंदर एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, एक तो किसका? बैक्टीरिया। एक आप एग्जाम्पल दे सकते हैं साइनो बैक्टीरिया। साइनो बैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, शॉर्ट में बोल देते हैं BGA। और एक एग्जाम्पल बताएंगे माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को कहते हैं PPLO, और PPLO का पूरा नाम प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, यहां पर हम लोग बता सकते हैं। इसी तरह से यदि हम लोग बात करें किसकी? प्रोटिस्टा की, तो जो प्रोटिस्टा है ये भी आपके ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं या आपके हीटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। और यहां पर अगर ऑटोट्रॉफिक है तो आप लोग बताएंगे ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। क्या करेंगे? ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप लोग देखें क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास वैसे तो ये एल्गी है, लेकिन हम इसको प्रोटिस्टा के अंदर शामिल करते हैं, यूनिसेलुलर एल्गी है। क्लेमाइडोमोनास की हम लोग यहां पर बात कर सकते हैं। इसी तरह से यहां पर आप लोग बात कर सकते हैं यूग्लिना। यूग्लिना जो है ये मिक्सोट्रॉफिक होता है। मिक्सोट्रॉफिक, इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है। जब सनलाइट की प्रेजेंस में, जब ये पानी की सतह के ऊपर होता है यूग्लिना, तो ये यहाँ पर क्लोरोफिल की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन खुद बनाता है, स्वपोषी की तरह बिहेवियर करेगा। और रात्रि के समय जब ये बॉटम या पैंदे में चला जाता है तो ये एनिमल की तरह फीडिंग करता है। तो ये प्लांट और एनिमल दोनों की तरह फीडिंग करता है, इसलिए यूग्लिना को हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्सोट्रॉफिक भी कहते हैं। इसी तरह से इसके अंदर आता है आपका अमीबा। इसी तरह से आता है आपका अमीबा है, जैसे प्लाज्मोडियम है। तो प्लाज्मोडियम जो है वो तो कैसा होता है? पैरासाइट। प्लाज्मोडियम तो कैसा होता है? पैरासाइट होता है, ठीक है ना। ये अमीबा, प्लाज्मोडियम वैसे किस कैटेगरी में आते हैं? हीटेरोट्रॉफिक कैटेगरी में इसको शामिल हम लोग करते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें कि फंजाई की बात करें, देखिए जो फंजाई है, अगर फंजाई की चर्चा करें, फंजाई जो है ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये हीटेरोट्रॉफिक होते हैं। ये कैसे होते हैं? हीटेरोट्रॉफिक होते हैं। ये एक प्रकार से पैरासाइट हैं, परजीवी होते हैं। कैसे होता है? पैरासाइट होते हैं। इनमें क्लोरोफिल जो है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। देखिए थैलोफाइटा जो ग्रुप है उसमें एल्गी और फंजाई दोनों आते हैं, और एल्गी के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, जबकि फंजाई के अंदर यहाँ पर क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते। तो यहाँ पर हीटेरोट्रॉफिक। तो अब फंजाई क्या करती है? फंजाई जो है अपना जो माइसीलियम है, माइसीलियम की सरफेस के द्वारा भोजन का अवशोषण करती है, यानी कि फंजाई अपनी जनरल बॉडी के द्वारा ऑस्मोसिस की क्रिया के द्वारा भोजन का अवशोषण करती है। अब एग्जाम्पल हम लोग यहां पर बता सकते हैं, जैसे म्यूकर। एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं जैसे म्यूकर, जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं पक्सीनिया,
एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे एल्ब्यूगो, एग्जाम्पल स्केलेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, ग्लेविसेप्स परपूरिया, दुनिया भर के एग्जाम्पल हैं जिनको हम लोग इसमें शामिल कर सकते हैं। मैं एक अंतिम जो स्लाइड, स्पेस थोड़ा कम पड़ गया इसलिए मैं एक स्लाइड और ले रहा हूं और उस स्लाइड के अंदर मैं आप लोगों को डिटेल्स में एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपका ये क्या कहते हैं, फंजाई। फंजाई जो है ये अपने माइसीलियम के द्वारा, इसका भाई बॉडी जो इसका कवक जाल है, जो इसकी बॉडी है वो क्या कहलाती है, माइसीलियम कहलाती है। माइसीलियम के द्वारा ये ऑस्मोसिस की क्रिया के द्वारा अपनी जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा भोजन का अवशोषण करती है। तो शरीर की सामान्य सतह के द्वारा भोजन का अवशोषण करती है। ओस्मोट्रॉफ है, कैसी होती है ये, ओस्मोट्रॉफ होती है, ये याद रखने वाली बात है। फिर इसके अंदर एग्जाम्पल के रूप में मैंने बताया आपको म्यूकर, पक्सीनिया, अस्टिलेगो, हम लोग क्या क्या एग्जाम्पल बता सकते हैं, अस्टिलेगो, म्यूकर, पक्सीनिया, अस्टिलेगो, स्केलेरो, स्पोरा, ग्रैमिनी कोला, क्लेविसेप्स परपूरिया, म्यूकर, ठीक है ना, पाइलोबोलस, मतलब बहुत सी फंगस हैं, एल्ब्यूगो, इनके एग्जाम्पल हम लोग यहां पर डाल सकते हैं। फिर आता है साहब आपका प्लांटी। देखिए प्लांटी की बात करें तो प्लांटी जो है इनका पहला कैरेक्टर यही है कि ये ऑटोट्रॉफिक होती है। प्लांटी सारी की सारी ऑटोट्रॉफिक है, ये फोटोसिंथेसिस करती है। क्या करती है, फोटोसिंथेसिस। क्यों करती है, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है। क्लोरोफिल पाया जाता है, तो क्लोरोफिल अगर प्रेजेंट है तो कैसी होंगी, ऑटोट्रॉफिक होंगी, फोटोसिंथेटिक होती है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और इनमें आप लोग एग्जाम्पल बता सकते हैं, आपकी मल्टी सेलुलर एल्गी भी आएंगी, इसी के अंदर आपके ब्रायोफाइटा भी आएंगे, इसी के अंदर आपका टेरिडोफाइटा भी आएगा, और इसी के अंदर आपका जिम्नोस्पर्म भी आएगा। जिम्नोस्पर्म के साथ साथ आप लोग बता सकते हैं इसी में एंजियोस्पर्म्स भी आते हैं। तो जितने भी ग्रीन प्लांट हैं वो सारे के सारे प्लांटी कैटेगरी के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। फिर हम लोग एक लास्ट और ले लेते हैं इसका, कि एनिमेलिया, एक लास्ट किंगडम है एनिमेलिया। देखिए एनिमेलिया की बात करें तो यहां पर आप लोग बताएंगे ये कैसे होते हैं, हीटेरोट्रॉफिक होते हैं। कैसे होता है, विषमपोषी होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। हम लिखेंगे नो फोटोसिंथेसिस, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। यहां पर लिखेंगे क्लोरोफिल जो है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। क्लोरोप्लास्ट किसका कैरेक्टर है, ग्रीन प्लांट्स का, प्लांटी में देखने को मिलता है। फिर कुछ प्रोटिस्टा में भी देखने को मिलता है। यहां पर एनिमेलिया के अंदर बताएंगे एग्जाम्पल के रूप में फाइलम पोरीफेरा से लेकर और कहां तक आएंगे, फाइलम कोरडेटा, यानी कि फाइलम पोरीफेरा, आप सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोटर्मेटा, फिर कोरडेटा, कोरडेटा के अंदर भी है क्रेनिएटा, क्रेनिएटा, एक्रेनिएटा के अंदर आपके प्रोटोकॉर्डेट्स आते हैं, जिनमें आप लोग पहले हेमिकोर्डेटा को तो अब अलग कर दिया, यूरोकोर्डेटा, सिफिलोकोर्डेटा पढ़ते हैं, इसीलिए क्रेनिएटा के अंदर। इसके अलावा क्रेनिएटा के अंदर आप लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर आपको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, ग्नेथोस्टोम्स और एग्नेथा। एग्नेथा के अंदर आपका ऑस्टिकोडर्माई और साइक्लोस्टोमेटा आता है। इसी तरह से ग्नेथोस्टोम्स के अंदर आप लोग यहां पर बताएंगे दो पार्ट में उसको भी डिवाइड कर लेते हैं, एक आपका पीसीज हो गया, एक आपका टेट्रापोड्स हो गया। पीसीज के अंदर अगर आप लोग बात करें तो प्लेकोडर्माई आता है, कोन्ड्रिकथीज आता है, ओस्टिकथीज आता है, होलोसिफिलाई आता है, डिप्नोई फिशेज आती हैं। और इसी तरह से टेट्रापोड्स में बात करें तो हे राम, हे का ए राम, तो ए फॉर एम्फीबिया, आर फॉर रेप्टिलिया, ए फॉर एविज, एम फॉर मेमिलिया, ये सब इसके अंदर इंक्लूड हैं। तो मित्रों ये आज मैंने आप लोगों के साथ में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन डिस्कस किया है। आप मेरे इस YouTube चैनल को, सरस्वती बायोमंत्रा को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और
आइकॉन बेल को दबा लीजिए, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबको बता दीजिए कि आप लोगों की बायोलॉजी के अंदर आने वाली जितनी भी डिफिकल्टीज हैं उनका मैं तुरंत सॉल्यूशन करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में कृपया करके बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस, अपनी प्रॉब्लम्स भी डाल सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू।